Life Unfiltered, brought to you by All India Singers Association, Music 365 and NB 24/7 Digital तो News. आज हमारे बीच हैं देहरादून नहीं बल्कि उत्तराखंड बल्कि मैं कहूँगा देश की एक अजीम शख्सियत जो पुराने संगीत सुनने वाले लोग हैं बड़े अच्छी तरह से उनके बारे में जानते होंगे। वो शख्सियत आज हमारे बीच में है श्री जॉन अलेक्जेंडर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ अलग बातें निकल के आएंगी आज संगीत के बारे में, बिल्कुल। और ये भी जानेंगे कि आपकी ये संगीत यात्रा कहाँ से शुरू। देखिए, शुरुआत जो जिंदगी में मेरी हुई है, मेरे पापा जहाँ काम करते थे, मेरे ननिहाल जो मेरा कानपुर है जी, मामू मेरे वहीं काम करते थे। जब गर्मियों की छुट्टियां हो करती तो वो वहाँ देहरादून आते थे जी। तो पापा जब वो दोनों बैठते थे तो वो शगल मेला करते थे, तो वो पुराने गाने गाते थे। तो पापा मेरे कहते थे कि भाई साले साहब हो जाओ शुरू जी। तो वो गाने शुरू करते थे। मैं गैराज के कोने में खड़ा होकर गाने सुना करता था। क्या बात। एक दिन मेरे अंदर मन में जागा कि जो गाना गा रहे मैं भी लिखूं। तो पहला गाना जो मैंने कॉपी करा था वो था ओ दुनिया के रखवाले, रफी जी का, रफी साहब का। उस जमाने रफी साहब ही थे उस जमाने में। उस समय मेरी उम्र मुश्किल से हो गई 12 साल। तो 3-4 साल लगातार उनको सुनता रहा। फिर मतलब इस गाना सुनते सुनते फिर मैंने वही गाना सबसे पहला सीखा। और लखनऊ में मेरे कजन ब्रदर थे, गर्मियों की छुट्टी में हम लोग भी लखनऊ निकला करते थे क्योंकि लखनऊ ही मेरा घर था। लखनऊ ससुराल थी, ससुराल तो बहुत बाद में बनी गई। तो वो कहते मामू बैठे हुए थे, वो लोग बैठे थे, शक्ल में चल रहा था। कहने कि ओए तू भी तो गाता है। मैंने कहा नहीं मामू, मैंने कहा नहीं, मैंने तू सुना है, तूने गाता है। मैंने नहीं, कोशिश तो नहीं, चलो कोशिश इधर गाना सुनी बहुत बड़ी पड़ेगी मार। उस जमाने में सीधे होता था पड़ेगी मार। तो मैंने गाना शुरू, यही वाला गाना शुरू किया। और 5-6 लोग नीचे बैठे हुए थे, कोई माइक वाइक को कुछ नहीं होता था उस जमाने में। मैंने जब वो दुनिया का रखवाला गाया तो मतलब मैं तो गा रहा हूँ और मेरे मामू की आंखों से आंसू निकल। सर अगर आप बुरा ना माने तो इसका मुखड़ा अगर हो जाए वो दुनिया के रखवाले। देखिए, शुरुआत उसकी जो थी जी। भगवान 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 भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ये शुरुआत। क्या सर, क्या कंपोजिशन थे, क्या लिखने वाले थे, क्या गाने वाले थे, क्या म्यूजिशियंस। आप यकीन मानिएगा उस जमाने के गाने आज भी क्यों याद है, क्योंकि वो हम लोगों की जिंदगी से जुड़े रहते हैं। कोई ना कोई गाना किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अब मैं तो मानता हूँ कि जो पुराने गाने हैं वो आज भी और आने वाले समय में भी बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशन रहेंगे सिंगर्स। बिल्कुल। जी, संगीत में बहुत दम है। मतलब कि आप ये देख लीजिए कि संगीत की दुनिया में मैं सन 65 में शुरुआत हुई है। वैसे मेरी सन 65 में जब हमारा एक ग्रुप देहरादून में बना था, उस समय कोई ऑर्केस्ट्रा वगैरह नहीं था। 5 लड़कों ने मिलके, मैं था, राजकुमार जैन, डेविड और ये उसका नाम तीरथ सिंह, हम लोग थे। तो हम लोगों ने कैसे और गाना स्टार्ट किया, बैंजो जी जी जी, टिकटॉक, मरक्कस और बोंगो, ये था। और बेस कौन सा था, वो चाय की पत्ती का जो होता है, वो बेस था। ये शुरुआत थी हमारी। तो वो शुरुआत जब छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, होली का प्रोग्राम हो गया, उसका प्रोग्राम, तो उसमें प्रोग्राम देते थे। तो वो मतलब कि उसमें गाना नहीं गाता था समय में, उसमें सिर्फ यही चलता था, मैं मरक्कस से खड़ा रहता था। शुरुआत मेरी हुई है मसूरी में, ऑर्केस्ट्रा देहरादून में था, डू नाइट्स ऑर्केस्ट्रा, जिसके अभी हमारे जो कहना चाहिए कि फाउंडर हैं वो आज भी मौजूद हैं, वो मेरे गुरु भी रहे, मिस्टर ओपी ग्रिम। उनके नाम से डू नाइट ऑर्केस्ट्रा बना था। उसमें 4 लोग मतलब कि मेंबर थे, मिस्टर ग्रिम, मिस्टर बीरूदारी, मिस्टर शेपर्ड और मिस्टर बॉबी चार्ल्स। तो इन लोग 2 हवाई गिटार होते थे, एक बोंगो होता था, एक ड्रम सेट होता था। इनके हर महीने में, उस जमाने में गर्मियों की छुट्टी में मसूरी में जी प्रोग्राम हुआ करते थे, जो वीकेंड मतलब वीक मंथ जो होते थे, मई से लेकर जुलाई 1 तक। तो देहरादून से ऑर्केस्ट्रा सिर्फ डू नाइट से जाते थे, उस समय ऑर्केस्ट्रा ही वो था सिर्फ। एक बार उनका मसूरी का प्रोग्राम ना लेके उन्होंने शिलोंग का प्रोग्राम ले लिया। अच्छा, शिलोंग का प्रोग्राम लेकर वो तो डू नाइट वाले निकल गए। तो रॉयल कैफे नीलम जब वहाँ प्रोग्राम देते, उन्होंने कहा भाई देहरादून कोई और नहीं है। तो देहरादून मिस्टर सोलोमन प्रकाश,
वो थे तो उनके पास मैसेज आया, उनका भाई देखिए हमारे पास 2 हवाइन तो हैं, लेकिन और बोंगो भी हो जाएगा, लेकिन और कोई नहीं है, बस पहले किसी और को देख लीजिए, 4 पीस करके ले आइए। तो मेरे पास अली तू चलेगा, छुट्टियां हुई हैं। मैंने कहा कहाँ चलना है, कि मसूरी चलना है। मैंने मसूरी चलते हैं, रॉयल कैफे नीलम चले गए। 1 हफ्ते का प्रोग्राम मिला, 1 हफ्ते चलते हुए 4 दिन के बाद वहाँ पे दिल्ली से एक आदमी आया, कह लिया आप मेरे को एक गाना नहीं गाता है। तो मैंने क्यों आता है, मैंने को थोड़े से गाने आते हैं, रफी साहब के आते हैं। कहीं तो सुना, मैंने कैसे सुनाऊँ, माइक नहीं है ना स्पीकर, कुछ भी नहीं है। तो कहने अच्छा कल आप आइए, कल आपको मतलब हम गाना सुनाएंगे। और वो सामने मतलब ऑर्केस्ट्रा वहाँ वो वहाँ बैठे हुए, 2 हवाई गिटार और बोंगो लेके, और यहाँ पे काउंटर है, काउंटर पे 25 वॉट का एम्पलीफायर और छोटा सा वो गोल वाला स्पीकर, जिसको हम लोग बचपन में धोतुड़ चिंगाड़ बोलते थे। वो तो उसको मतलब कि वहाँ पे लाया, तो मैंने वहाँ पे गाने गाए। तो मैंने उस दिन वेरी फर्स्ट डे मैंने 7 गाने गाए। उस आदमी को पसंद आया, कहने मैं कल आऊंगा, कल आप सारे गाने सुनूंगा। दिल्ली के वो थे। नेक्स्ट डे वो आए, मैं वहीं खड़ा हुआ, आप यकीन मानिए मैंने नॉन स्टॉप 39 गाने गाए दूसरी बार। अरे वाह, क्या। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, तीसरे दिन जब वो आया तो कहने का भाई गाना बिल्कुल गला बैठ गया, अन्याय हो गया ना, मैं पहली बार गाया था इतने लंबा गाना। तो कहने हैं कि अच्छा भाई, तो देहरादून से भी 2 आदमी लॉयंस क्लब वाले वो भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने लॉयंस क्लब में वहाँ पर रॉयल कैफे नीलम में मेरा गाना सुना, आई गई बात हो गई। वो तो मई जून का महीना था। जब नवंबर में लॉयंस विंटर फेस्टिवल देहरादून में 67 में, तो क्वीन विंटर फेस्टिवल में उन्होंने कहा कि भाई ये विंटर फेस्टिवल कर रहे हैं, जब जजमेंट होगा तो पब्लिक बोर ना हो जाए, तो उसमें सिंगर को बुला ले देहरादून के। तो उसमें भारती रामकृष्णन, भारती चौधरी और एक गढ़वाई लड़का था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा गाता था वो, उनके क्या नाम, तलत महमूद गाने। क्या बात, लेकिन स्टेज पे चढ़ने से पहले 4 मीनार की सिगरेट उसने पी, उसके बाद स्टेज पे चढ़ा। अच्छा, लोग तो कहते हैं मूड क्या, लोग तो कहते हैं कि मतलब कि स्टेमिना खत्म होता है, वो 4 सिगरेट मेरे सामने पी के चढ़ा। मैंने कहा यार कैसे कर यार, तुम हमें कुछ और चीज सुने। और मुझे कहा गया चलो तुम, तो मैंने जिंदगी में पहली बार जो गाना गाया वो था मेरी आवाज सुनो। क्या बात है, रफी जी। मैंने रफी साहब को गाना गाया, पीछे से मेरे को सिर्फ हल्का हल्का वैम मिला हवाइन का जी। और मेरे मतलब कि उस जमाने में आपको मालूम कितनी ठंड होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। उस ठंड में मतलब मैं सारा बोर हो गया पसीने से, और पब्लिक की तरफ नहीं देखा, एक पेड़ की डाली को देखते हुए गाना गाया। सर उस गाने की भी 2 लाइन, अरे मुखड़ा हो जाए। मेरी आवाज सुनो, क्या बात, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। वाह। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल में बसा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। क्या सर, इससे पहले कि मैं इस बात पे आऊं कि मेरी आवाज सुनो, और आज भी हम आपकी आवाज सुन रहे हैं इतनी लंबी यात्रा में, जब सबसे पहले आपके परिवार को पता चला, पेरेंट्स को पता चला कि ये लड़का गाने लगा है, उनका क्या रिएक्शन? अरे ये मत पूछिए भैया, ये मत पूछिए। पुराने जमाने के लोगों मतलब इस चीज को बुरा मानते जी, पहले बहुत उस जमाने में कहते थे क्या, मतलब कि पापा को नहीं पता था। उस जमाने छोटे छोटे ये बर्थडे हुआ करते थे, तो लोग गेट टुगेदर करते थे, तो उसमें छोले भटूरे और चाय यही चला करते थे। तो एक क्लब था, उसने मुझे कहा कि चल यार प्रोग्राम में चलते हैं, तो 2 गाने गा दिया। तो माइक लगता था लेकिन माइक ऊपर टंगा होता था। मैं जो रामलीला में जैसे, हाँ वही मैं पीछे कमर में हाथ रख के और माइक को देख के तब गाने गाता। 3-4 गाना गाए, उसके बाद चाय पिए, समोसा खाया, भागा था घर। एक दिन पापा भी उस प्रोग्राम में चले गए थे। अच्छा, आपको मालूम नहीं था? मुझे नहीं मालूम पापा वहां पर है। तो पापा ने देखा, पापा ने मुझे नहीं देखा ना मैंने पापा को देखा, पापा ने मुझे देख लिया था। घर आया, उस समय मैं 9वीं क्लास में था। बेटा तुम कहाँ गए थे? मेरे पापा दोस्त, जैसे कहा दोस्त एक पड़ा। और उस जमाने हाथ भी तगड़े होते, झन्नाते था कि मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गए थे, मैंने पापा दोस्त, फिर पड़ा सच सच बताओ।
मैंने कहा वहां गया था गाना गाने के लिए। पापा भाड़ में राशि बनोगे बड़े होकर, ये काम रह गया है, हम तुम्हें इसलिए पढ़ा लिखा है, खबरदार जो आज के बाद सुनूंगा तुम्हें। तो वो दिन है, मैंने कहा अच्छा पापा नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद जब वो आए, हमेशा मुझे बुलाया करते थे, तो मेरी माँ ने कहा बेटा जा तो रहा है, बाप के आने से पहले आ जाना घर, नहीं तो पड़ेगी माँ। माँ का सपोर्ट जो मुझे मिला है, वो सपोर्ट आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। और शादी के बाद मुझे सपोर्ट जो मिला वो मेरी वाइफ का। क्या रात को 3-3, 4-4 बजे प्रोग्राम से अकेला, उस जमाने में ऑर्केस्ट्रा 7 बजे शुरू होता था, जी जी जी। और सुबह में 2-1.5-2-3 बजे तक चलता था, और अकेला गाने वाला मैं, और कोई म्यूजिक प्रॉपर नहीं बजता था, सिर्फ बैंड होता, झिमपक झिमपक झिमपक, उसमें मैं गाने गाता था। वो जो प्रैक्टिस जो जमाने की है, वो गाने थे, हालांकि उस जमाने लिख के सारा कॉपी सामने रखता था, तब गाता था। लेकिन वो करते 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 ऐसा हो गया कि वो गाते गाते सारे यहाँ पे जमा होता चला गया, और आज के जमाने में वो मुझे काम आ रहा है। जब भी कोई गाना गाता हूँ, आपने देखा होगा मोस्टली मैं बगैर देखे बिना देखे, चाहे नया से नया गाना हो, पुराना से पुराना गाना। जिसमें मैं बताया ना, मसूरी वाला ऑर्केस्ट्रा जो था, 7 दिन प्रोग्राम हुआ था। 7 दिन में मुझे मालूम कितना पेमेंट दिया था उन्होंने, 35 रुपए, 5 रुपए पर डे के हिसाब से। पर उसमें 35 रुपए की कीमत, उसमें 35 रुपए की 35,000 से ऊपर है आज के जमाने में। तो 67 से गाना शुरू किया है, 67 से मैं ऑर्केस्ट्रा में आया हूँ। ऑर्केस्ट्रा में फिर आते आते फिर 69 से मतलब एज अ प्रोफेशनल मैं स्टार्ट हुआ ऑर्केस्ट्रा लाइन में। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस समय आप वन एंड ओनली मैं मतलब कि जब तक मेरा दिल्ली ट्रांसफर नहीं हुआ, मैं सीडी एयरफोर्स में काम करता था उस समय, और वहीं से रिटायर भी हुआ हूँ। तो 82 में मेरा ट्रांसफर दिल्ली हुआ। मैंने ट्रांसफर इसलिए लिया कि दिल्ली में बहुत कलाकार हैं, वहाँ पे मेरे नाम हो जाएगा, और वाकई में दिल्ली में नाम कमाया मैंने। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला ना मिलेगा। जैसे कृष्ण जी आपने कहा कि उसमें वन एंड ओनली थे, अगर उसमें अमिताभ बच्चन की फिल्म बनी होती है शहंशाह, तो डायलॉग चल जाता है, रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है जॉन हैरेचंकर। नहीं, आप लोगों का प्यार है, और मुझे नाज है अपने देहरादून के ऊपर। हमें भी आपके नाज है। आप यकीन मानिएगा, जो प्यार मुझे मिला है जी, मैं शायद ही किसी और शहर में किसी और कलाकार को मिला होगा। बिल्कुल। मतलब 60 साल से मुझे लगातार प्यार मिलता चला रहा है, और आज भी मिल रहा है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आपका तो इतना क्रेज था जी उस समय, जी, आज भी है। आज भी है, लेकिन उस समय एक ऐसा दौर था, ये जो चकाचौंध है ना, जी इससे बहुत दूर था। बिल्कुल। और बड़ी बड़ी जो मेरे को ऐसा ध्यान है, एक बार जो फाइनल स्कूल है, हाँ, फाइनल स्कूल के आगे जहाँ मीडिया मार्केट बना मीडिया है, मार्केट एक ग्राउंड था, ग्राउंड होता था, और वहाँ पे आपका एक कार्यक्रम हो रहा था, और आपके गीत सुनने के लिए वहाँ पे जो राह चलते लोग, मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। और वो मतलब एक तरह से बिन बुलाए मेहमान, लेकिन आवाज में कशिश, आवाज में जो एक कशिश थी ना, वो सबको खींच गई। आजकल एक बड़ा चर्चित एक समय का गीत था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आया? संजीव जी आपने कभी ऐसे कुछ पकड़े गए। नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई क्षण नहीं आया। मेरी जिंदगी में मतलब मुझे महसूस हुआ कि मैं उसको चाहता हूं, लेकिन ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो गया। जिसको मतलब कि प्यार किया, माँ ने कहा कि बेटा इससे शादी करनी, वही शादी हुई। क्या? और मालूम मेरी सगाई शादी कैसे हुई थी? लखनऊ गई हुई थी माँ बाप लखनऊ से जब वापस आए, कहने अली कि हाँ, मैंने क्या है, ये मुंह खोल लड्डू खा। मैंने क्यों? अरे लड्डू खाई, तेरी सगाई हो गई। ये मेरी सगाई, देखा नहीं था, ये सगाई हुई थी। वो जमाने मतलब कि यकीन मानिए, मतलब लेकिन जो मुझे जीवन साथी मिला था उसकी बदौलत मैं आज तक कायम हूँ। क्योंकि प्रोग्राम उस जमाने में आपको तो मालूम ही है, प्रोग्राम 7 बजे शुरू होता था, सुबह 1:30, 2, 2:30 बज जाते थे, 3-3 बजे घर निकलता था। और सुबह ड्यूटी मेरी जो सीडी एयरफोर्स में थी, वो सुबह 8:30 बजे के लिए रखी थी मैंने, मॉर्निंग ड्यूटी। 4 घंटे सोता था मैं। जैसे ऑफिस मतलब प्रोग्राम से आता था, वाइफ कहती थी कि आप कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक खाना गर्म करें। और मैं शादी ब्याह में खाना कभी नहीं खाता था उस जमाने में, कई साल तक नहीं खाया। लेकिन अब जब से अकेला हूँ तब से मतलब कि जहाँ जैसा मिलता है वैसा हो जाता है। लेकिन वाइफ खाना गर्म करती थी, मैं कपड़े चेंज करता था, फिर खाना खाता था। शाम 4 बजे खाना खा के तब सोता था, और 8 बजे आँख खुल जाती, मुँह हाथ धोया, फटाफट तैयार हुआ, ऑफिस भाग जाता था।
अकेला ये कला ऊपर वाले ने हम लोगों को ऐसी दी है, हम कलाकारों को, जिसको जो हम लोग कलाकार मानते हैं, अपने को तो काला मानता हूँ, कार नहीं मानता, मेरे पास कार नहीं है, कलाकार नहीं होंगे तो ये संगीत एक ऐसी मतलब ऊपर वाले की देन है हम लोगों को कि हम अकेले होते हुए भी अकेले नहीं हैं। सुख और दुख दोनों में ही दोनों में मतलब कि आप अब तो खैर ये मोबाइल वगैरह आ गए तो आप गाने गा सकते, पहले कुछ भी नहीं था। तो मैं जब अकेला बोर होता था और फिर फील करता था कि मैं अकेला हूँ, तो अपने आप को दो बना लेता था क्या और अंताक्षरी खेलना शुरू कर देता। 3-3 4-4 घंटे अकेला अंताक्षरी खेल जाता था मैं। ये पॉसिबल है? यह बिल्कुल है, आज भी है। एक आदमी दो तरीके से कैसे खेल सकता मतलब जैसे मैंने कोई गाना गाया और खत्म कर दिया, तो दूसरा गाना वहां से स्टार्ट करना है, है? तो दूसरा गाना है। लास्ट वर्ड को जैसे छोड़ा वैसे दूसरा गाना, तो दो गाने बनकर एक इधर बना हुआ, एक इधर, जैसे खत्म किया इधर से स्टार्ट कर दिया, जैसे खत्म किया यहाँ स्टार्ट कर दिया। बड़ा मजा आता था उस जमाने में। जीवंत जीवन का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बहुत सच्चा उदाहरण है। चलिए थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। संजीव जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी पसंद का कोई गाना अगर आप सबसे आग्रह करूं, कोई रफी जी का या किशोर जी का, तो मजा आएगा। आपकी पसंद का कोई गाना। वैसे तो आप सरताज जैसे, अरे नहीं, मैं कुछ नहीं और डर रहा हूँ मैं। लेकिन आप जैसे एक महबूबा का गीत, मेरे नैना, हाँ, मेरे नैना, राग शिवरंजनी पे आधारित जो बहुत शानदार बहुत बहुत सब चीज वैसे मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं बूझे वो सावन के झूले, रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। इतने साल तो हो गए मन पर, ये मुझ जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं होगा जो मुझे आप जैसे लोग मिले हुए। हम भाग्यशाली मुझे हैं। देहरादून का प्यार मिला है, मुझे सबसे बड़ी चीज है। आपने अभी तक कितने गाने लगभग गाए हैं? अपनी थोड़ा सा आइडिया। आइडिया में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए जैसा कि भैया को मालूम ही है, 15 साल तक एक छत्र राज्य देहरादून में मेरा रहा है, और जितनी भी शादियां होती है मतलब कि फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, 28 दिन में फरवरी में शादियां शुरू होती थी 15 फरवरी से, तो 13 दिन के अंदर मैंने 28 प्रोग्राम किए हैं। तो अकेले गाने वाला मैं एक एक प्रोग्राम में कम से कम 10-10 15-15 गाने तो गाता ही गाता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उससे कि आज तक मैंने कितने गाने गा दिए। जीवन में खुशी भी देखी है और दर्द से भी आप बहुत ज्यादा रूबरू हुए, तो इसके बारे में मतलब कि हमारी भावना तो नहीं है कि आपके नहीं, आप अपनेपन से पूछ रहे हैं, अपने लिए पूछ रहे हैं, अपने बल्कि मेरे लिए पूछ रहे हैं कहना चाहिए। 19 तक ऊपर वाले ने मुझे एक बेटा एक बिटिया दी थी, दोनों को सेंट थॉमस से पढ़ाया मैंने। बेटे को MA कराया था, बेटे ने मैं अपनी खुशी से किया और अपनी मेहनत से किया, और बिटिया ने मतलब कि उसने भी BA किया। BA के बाद उसने टीचर ट्रेनिंग ली, वो टीचर ट्रेनिंग लेके आज टचवुड स्कूल में टीचर है। और बेटा वो MBA करने के बाद आपका पहले IIM ब्लड बैंक में रहा, उसके बाद पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में गया, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में दिल्ली चला गया। मतलब काफ़ी उसने प्रोग्रेस करी, लेकिन दिल्ली में जाकर उसको डिटैच हुआ कि मतलब कि मेरा कैंसर है। तो कैंसर का फिर मतलब कि 5 साल पहले उसका कैंसर का इलाज कराया बाकायदा गंगाराम में, 5 साल तक। उसके बाद 5 साल वो जिया, लेकिन जब भी दिल्ली में फिर उसका तबीयत खराब हुई,
तो उसने कहा कि पापा मैं देहरादून आना मांगता हूँ। मैंने कहा बेटा आ जा, तू बोझ तो है नहीं हमारे पास, अकेला लड़का है, आ जा। देहरादून आ गया, बहू बिटिया के साथ था। उत्तरांचल में लग गया था, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में। तो उसको कार से छोड़ने में जाता था, कार से लेने में आता था। तो जब भी बल्लूपुर चौक के ऊपर चढ़ते थे तो उसमें एक झटका आता है एक जगह, जी जी जो थोड़ा सा ऊंची सड़क है। तो जब भी वहां चलाता, पापा मेरे झटका मत लगे, गाड़ी मेरे दर्द होता है कमर में। एक बार हो गया, दो बार हो गया। तो मैंने बोला तो 6 महीने में दिल्ली जाता है चेकिंग के लिए, इस बार चेक करा लेना अपने आप को। उसकी रिपोर्ट 6 महीने की जो रिपोर्ट पूरी बॉडी की आती थी तो नॉर्मल आती थी। तो नॉर्मल बॉडी की रिपोर्ट देने गया दिल्ली, तो डॉक्टर ने कहा कि क्या बात है भाई, कि ऐसे ऐसे बात है, कि सर चेक जाओ, रिपोर्ट लगाओ। रिपोर्ट देगी तो रिपोर्ट क्या लगेगा, तो रिपोर्ट नॉर्मली जॉली, क्या का बात है। क्या डॉक्टर साहब मेरे कमर में दर्द बहुत रहता है, जब भी कहीं झटका लगता है तो मैं दर्द बर्दाश्त हो, ये अनबियरेबल होता है। कहीं जा तू स्कैन करा ले। और स्कैन जो कराया तो भाई उसके बाद जो उसने रिपोर्ट दी है, दैट वाज 6 अक्टूबर 1919। वहाँ से दिल्ली से फोन के, पापा मेरी पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया है। और जो मतलब कि मैं कहता था पापा दर्द हो रहा है मेरे, तो मेरी कमर में मतलब बोन कैंसर हो गया है, बोन कैंसर की वजह से पापा। तो फिर यकीन मानिए मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। उस समय कुछ कह नहीं सकता था मैं, बहुत बुरा हाल था मेरा। कर किसी तरह उसका फिर इलाज करना शुरू किया, लेकिन वो 12 अक्टूबर, 1 साल 6 महीने और जिया उसके बाद। 12 अक्टूबर 2020 में छोड़ गया। उसके गम में 7 महीने वाइफ भी मतलब कि मेरी बीमार रही। उसके गम में बोलना तो चलता था जिंदगी में, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटती चली गई। उसके बाद उसका मतलब कि ब्रेस्ट में एक गांठ सी निकली, क्योंकि मुझे लगता है कुछ गांठ है, कहीं कैंसर ना हो। मैंने कहा बेकार की बात करते हो तुम, कैंसर। तो डॉक्टर शैलेंद्र हैं यहाँ पर रमाडा के पीछे, वहां पे उन्होंने पूरा ब्रेस्ट अपना निकलवा दिया लेफ्ट साइड का, लेकिन उसकी कोई ना कोई कील कहीं रह गई थी। डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर अजय शर्मा के यहाँ इलाज करना शुरू किया। उन्होंने कह दिया कि ये लंग्स में इनके फंगस हो गया है, उसको दूर करना है। तो वो लंग्स में फंगस दूर करना शुरू किया उन्होंने, और 1 महीने के बाद उन्होंने कहा कि भाई दोबारा इसको वो सीटी स्कैन करा। जो सीटी स्कैन कराया तो डॉक्टर ने देखा, कह लेंगे फंगस नहीं, ये कैंसर है, और जो आपने दवाइयाँ दी हैं उससे इस डबल हो गया। तो जहाँ मेरी वाइफ को मतलब कि 1 साल जीना था, 2 महीने में खत्म हो गया। तो वो मई 6 को 2021 में वो चली गई। उसके बाद मैं दामाद के साथ, मैंने कहा बेटा तुझे संभालना है, बहू तो अकेली हो गई है, अब तुझे संभालना है बेटा, मेरे बाद तू ही संभालेगा इन लोगों को। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी मर्जी कुछ और है। 2024 में उसको, नहीं 2024 नहीं, 2025 में उसको डिटेक्ट हुआ थ्रोट कैंसर, क्योंकि वो गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था। वो उस चक्कर में उसका इलाज करवाया हिमालयन वगैरह से, कोई फायदा, दिन ब दिन घटता चला गया। और वो भी 29 अक्टूबर को वो भी दुनिया छोड़ गया, 1.5 साल पहले। तो ये मेरी जिंदगी की कहानी। लेकिन मैंने अपने आप को संगीत के द्वारा, और आप जैसे प्यारे दोस्तों के साथ, आप लोगों ने मुझे अपना समझा, अपना परिवार समझा है, और मुझे अपना समझा है। तो आप लोगों के साथ मैं हमेशा था, हूँ और रहूंगा। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, और आपका जीवन एक दूसरों के लिए उदाहरण है कि तमाम मुश्किलों और झंझावातों के बावजूद आपने संगीत में छोड़ा। संगीत, यकीन मानिए संगीत की वजह से ही जिंदा हूँ जी इस जी वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अब जो जी रहा हूँ अपने बच्चों के लिए जी रहा हूँ। के टाइम में जैसे आपने सिंगिंग शुरू की थी, आपके साथ और लोग भी होंगे जो सिंगिंग करते थे? मेरे जमाने, आप यकीन मानिएगा, मेरे जमाने में एक सिंगर था, उसका नाम नहीं लूंगा। उसको मैं कहता था कि मुझे स्टेज पे आना है। उसमें होली में फालतू लाइन में प्रोग्राम हुआ करते थे, स्टेज शो। तो मैं सोचता था कि एक गाना जो है 15-20 मिनट का होता होगा। उस जमाने में मेरी ये सोच थी। मैं कहता था भाई मुझे मौका दे दो। अरे नहीं अभी टाइम नहीं है, बैठे रहो। पूरा प्रोग्राम मतलब खत्म हो जाता था, मुझे मौका नहीं मिलता। 1 साल नहीं 3 साल तक लगातार हुआ है। 3 साल तक। उसके बाद फिर मतलब जब मैंने बताया मसूरी में चांस मिला, उसके बाद लॉयल यूनिवर्सिटी, तब मैं पब्लिक के सामने आया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो, उड़ले उड़ले हो। क्या बात है, क्या परफेक्ट यूडलिंग।
कुछ ऐसे लोगों को भी हर साल सम्मानित करें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी संगीत के नाम कर दी। तो ऐसे में एक शख्स हमें देहरादून में है जिनकी उम्र तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 60 साल से भी ज़्यादा उन्होंने म्यूज़िक को दिए हैं, जॉन अलेक्जेंडर डजाइस। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, तो छोड़ो ये न सोचो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, तो छोड़ो ये न सोचो। ये क्या हुआ। जहाँ 78 की उम्र में हमें खांसी की आवाज़ें आती हैं हमारे घर से, वहाँ ये आवाज़ आ रही है। तो एक बार जोरदार क्या कब हुआ, तो छोड़ो ये न सोचो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ये हमारा सौभाग्य है, उत्तराखंड का सौभाग्य है और देहरादून का सौभाग्य है। आज हमारे बीच आप उपस्थित हुए हैं और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आयशा आपको सम्मानित कर रही है। आप स्वीकार करें। ऑल इंडिया एसोसिएशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस मान और सम्मान के लिए। धन्यवाद।